हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की सेकंड पार्ट ऑफ एनसीईआरटी। उम्मीद करता हूं कि आपने इस चैनल पर इतना तो बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि फ़िज़िक्स का पार्ट 1 जो है अप्रॉक्सीमेट मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया हुआ है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कुछ लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, मैग्नेटिज्म के भी कुछ लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, मगर हमारा डेप्थ कॉन्सेप्ट पर यूट्यूब पर एंड एप्लीकेशन पर ऑप्टिक्स की क्लासेस आपको आज तक प्रोवाइड नहीं हुई है। और ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, मतलब क्लास 12th के फिज़िक्स का सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन अगर मेरा कुछ है तो दैट इज़ ऑप्टिक्स पोर्शन। वैसे तो बहरहाल फ़िज़िक्स पूरा ही कमांड है, अच्छी खासी कमांड है, लेकिन एक फिर भी होता है कि अट्रैक्शन एक अपना खुद का प्रेम होता है, तो वो मेरा ऑप्टिक्स पोर्शन है। बहुत बारीकी से समझिएगा, अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, थोड़ा सा डेप्थ में चलेंगे। नो डाउट कॉन्सेप्ट एंड लेवल बोथ आर हायर। तो मेनली आप बिल्कुल क्लियर समझिएगा, एनसीईआरटी की जो वॉल्यूम 2 है, एनसीईआरटी वॉल्यूम 2, इस एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 में आपको पूरी फिज़िक्स 3 पार्ट में बटी हुई मिलेगी। 3 पार्ट ऑफ फिज़िक्स है, बहुत ध्यान समझिएगा। पहला पोर्शन है दैट इज़ ऑप्टिक्स, फर्स्ट पोर्शन दैट इज़ ऑप्टिक्स, एंड सेकेंड मेजर पोर्शन इज़ मॉडर्न फिज़िक्स, सेकेंड मेजर फैक्टर इज मॉडर्न फिजिक्स, एंड थर्ड मेजर पोर्शन ऑफ दिस वॉल्यूम इज सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, बिल्कुल क्लियर याद रखिएगा, बहुत तरीके से पढ़ा रहा हूँ एकदम लेवल पर। सबसे पहले बच्चे को यही बताओ कि किताब छूते कैसे हैं, टच कैसे करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें। आपकी पूरी वॉल्यूम सेकंड इन 3 मेजर पोर्शन में बटी हुई, मतलब पूरी फिज़िक्स इसी में ख़त्म ही है, पूरी तरह से कम्प्लीटली समाप्त है। और आपको पता है कि जैसे आप किताब खोलते हैं तो ये आपका पहला स्टेप है, मतलब पहली यूनिट है, ये आपकी सेकंड यूनिट है, एंड एज वेल एज ये थर्ड यूनिट है, जहाँ पे हम डिजिटल कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी बात करते हैं, मतलब कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी स्टडी करते हैं सेमीकंडक्टर्स में। तो भाई 1 है तो कहानी तो 1 से स्टार्ट होगी। तो ये जो हमारा ऑप्टिक्स पोर्शन है, अगेन ये ऑप्टिक्स पोर्शन 2 पार्ट में टूट जाता है। ये ऑप्टिक्स हमारा अगेन 2 पार्ट में टूट जाता है, दैट इज़ वेव ऑप्टिक्स, that is wave optics, and second is ray optics, वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स। और हम स्टडी स्टार्ट करेंगे कहाँ से? रे ऑप्टिक्स से। अब आपको चीज़ें अभी भी थोड़ा सा कम समझ में आ रही होंगी, लेकिन मैं कोरिलेट करता हूँ, आपको चीज़ें समझ में आएंगी बेहतर वे में। ऑप्टिक्स का पोर्शन स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि वॉल्यूम सेकंड ऑप्टिक्स से ही कहानी स्टार्ट होती है। अब क्लास 10th के पास आउट बच्चे जब 11th का एग्ज़ाम दे लेते हैं, इट मीन्स हाई स्कूल के बच्चे, जब आप 10th पास आउट होते हैं तो किस में जाते हैं? क्लास 11th में। और क्लास 11th के बाद आप कदम रखते हैं कहाँ पर? क्लास 12th पर। तो क्लास 12th के स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम होता है कि सर ये ऑप्टिक्स ब्रांच क्या है, मतलब ये ब्रांच है क्या। ये ऑप्टिक्स ब्रांच क्या है, क्लास 12th के स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। आइए डील करते हैं इस पर। ऑप्टिक्स वो ब्रांच है जहाँ पर हम स्टडी ऑफ नेचर, या फिर स्टडी ऑफ लाइट, या फिर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, या फिर प्रोडक्शन ऑफ लाइट के बारे में डील करते हैं। मतलब दिस इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच वी डील स्टडी ऑफ नेचर। बिल्कुल क्लियर समझिएगा, ऑप्टिक्स वो ब्रांच है जहाँ पर हम नेचर से रिलेटेड कुछ स्टडी करते हैं, मतलब स्टडी ऑफ नेचर। एंड सेकंड इज प्रोपगेशन ऑफ लाइट, प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और प्रोपगेशन का मतलब होता है कि लाइट चलती कैसे है, मतलब प्रोपगेट कैसे कहते हैं, प्रोपगेट्स, किसी मीडियम में लाइट चलती कैसे है, प्रोपगेशन ऑफ लाइट, एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ लाइट, प्रोडक्शन ऑफ लाइट। एक्चुअल में ये डेफिनेशन है भैया, डेप्थ का कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिएगा। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच वी डील द स्टडी ऑफ नेचर, propagation of light as well as production of light, these are called
और दीज आर नोन एज ऑप्टिक्स। बेसिकली उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा चीज़ें। अब ये ऑप्टिक्स कोई छोटी मोटी यूनिट नहीं है, ये ऑप्टिक्स आपकी इतनी छोटी मोटी यूनिट नहीं है कि बस ऐसे ओपन किया और ख़त्म हो गया, चैप्टर ऐसे ही समाप्त हो गया। एक्चुअल में पूरा 50% सिलेबस ये अकेले गेन करता है। तो इसके 2 पार्ट हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। ऑप्टिक्स के हम 2 मतलब ब्रांच हैं, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, दैट इज़ ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स। और इसकी मेजर 2 ब्रांचेज हैं। फर्स्ट ब्रांच इज रे ऑप्टिक्स, एंड सेकेंड ब्रांच इज वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। और यहाँ से आपने चीज़ें कुछ पढ़ा है, यहाँ से मैं टॉपिक को कोरिलेट कर रहा हूँ क्योंकि यहीं से आपको पढ़ाया गया है। सर कैसे पढ़ाया गया है, थोड़ा सा हेल्प करेंगे क्या? बिल्कुल समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए, आपने क्लास 10th में जब स्टडी किया होगा तो सबसे पहली चीज़ आपने जाना होगा व्हाट इज़ लाइट। यही तो पढ़ते हैं ना, क्योंकि चैप्टर तो यहीं से शुरू होता है, व्हाट इज़ लाइट। फिर आप रीड करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। एंड सेकेंड पार्ट आप डील करते हैं व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, लेंस, प्राइमरी फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ये सारे बेसिक डेफिनेशंस आप पढ़ते हैं ना। टाइप ऑफ मिरर, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, प्राइमरी फोकस, सेकेंडरी फोकस, प्रिज्म, डिस्पर्जन, ये सारे फिनोमिनाज जितना आपने डील किया है क्लास 10th में, वो सब के सब रे ऑप्टिक्स के तहत आते हैं। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग एक्चुअल में, और रे ऑप्टिक्स में जो हम लोग पार्ट डील करते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा। बेसिकली आपको पढ़ाया जाता है लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए, लाइट हैव ड्यूअल नेचर, ये आपने पढ़ा है ना, लाइट हैव ड्यूअल नेचर क्लास 10th में। तो जो आप कहते हो लाइट हैव ड्यूअल नेचर, उसमें से एक नेचर होता है दैट इज़ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो यहाँ पे मैं क्लियरली लिख दे रहा हूँ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। जहाँ पर हम लाइट के पार्टिकल नेचर को पढ़ते हैं उसको कहते हैं हम लोग रे ऑप्टिक्स। बहुत क्लियर समझिएगा। दिस इज़ द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स वेयर वी डील द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल नेचर। बेसिकली आप बिल्कुल क्लियर टू द पॉइंट में बात कर रहा हूँ। रे ऑप्टिक्स वो ब्रांच होती है जहाँ पर हम लाइट के पार्टिकल नेचर का स्टडी करते हैं, लाइट के पार्टिकल नेचर का, एज वेल एज यहाँ पर हम जियोमेट्रिकल, एक तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पर ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं, या फिर यहाँ पर हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ, जियोमेट्री टर्म ऑफ इमेज से रिलेटेड हम बात करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं कोरिलेट करूँगा क्योंकि ये मेरी लैंग्वेज है, सेल्फ मेड लैंग्वेज है, थोड़ा सा कोरिलेट करने के लिए। और जियोमेट्री टर्म ऑफ इमेज से क्या मतलब है, यहाँ पर हम जियोमेट्री से रिलेटेड ये कह सकते हैं कि इमेज फॉर्म कैसे होती है। किसी लेंस के सामने, किसी मिरर के सामने, किसी प्रिज्म के सामने, या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म प्लस लेंस के सामने इमेज कैसे फॉर्म होती है। इट मीन्स ज्योमेट्री का यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग सेंस ये है, फॉर्म ऑफ इमेज, फॉर्म ऑफ इमेज, किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे फॉर्म होता है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके बारे में। और अगला कीवर्ड है कि ये जो हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, एक्चुअल में रे ऑप्टिक्स के 2 ही एक्सप्लेनेशन हैं, 2 ही पॉसिबल, मतलब इसके क्या हैं, पॉसिबल प्रैक्टिकल हैं जिनके थ्रू हम रे स्टडी में या रे ऑप्टिक्स में कुछ पॉइंट डील करते हैं। दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब क्लियरली आप समझो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम कहाँ पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स में, एज वेल एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ
लाइट हम यहाँ पर डील करते हैं। तो आपको बिल्कुल क्लियर बात बता दूं, रे ऑप्टिक्स ऐसी ब्रांच होती है जहाँ पर हम एक्चुअल में पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पढ़ते हैं। और पार्टिकल नेचर को किसने बताया था, तो ये सारी बातें मैं जस्ट आगे आपको डील करवाने वाला हूँ, बिल्कुल क्लियर याद रखिएगा। पार्टिकल नेचर को किसने बताया है, तो न्यूटन साहब ने रिप्रेजेंट किया है, याद रखिएगा। पार्टिकल नेचर को पढ़ाई किसने किया था, मतलब पार्टिकल नेचर किसने प्रूव किया है, तो नाम याद रखिएगा, आइजैक न्यूटन, न्यूटन साहब ने। और न्यूटन साहब ने एक्सपेरिमेंट भी किया था, यही दो एक्सपेरिमेंट आपके हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ टू से द लाइट सेज पार्टिकल नेचर, या फिर हाउ टू इजीली वी कैन डिफाइन द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो आप जवाब दोगे द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिनोमिना बोथ आर इजीली शोज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। और क्लियरली कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो न्यूटन साहब ने बिल्कुल क्लियर बोला है रिफ्लेक्शन, स्पष्ट भाई, बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ। क्या क्या बातें यहाँ पर सीखने को मिली आपको। ऑप्टिक्स में हम लोग नेचर की स्टडी करते हैं, प्रोपगेशन ऑफ लाइट, जिनको प्रोपगेशन में दिक्कत हो, प्रोपगेशन का मतलब होता है कि लाइट चलती कैसे है, मतलब चलने के बारे में, चलने के बारे में, प्रोपगेट कैसे करती है। और प्रोडक्शन का मतलब तो आपको पता ही होगा कि प्रकाश आई कहाँ से, बनी कैसे, ये सब बेसिक बातें हैं। और ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स हो गया। रे ऑप्टिक्स में आपको क्या पढ़ना है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। क्लियर कह रहा हूँ, बिल्कुल टू द पॉइंट। या फिर आप कह सकते हो ज्योमेट्री के ज्योमेट्री टर्म ऑफ इमेज, जहाँ पर हम फॉर्म ऑफ इमेज या फॉर्मेशन ऑफ इमेज के बारे में पढ़ते हैं। और इसका प्रमाण है, ये बेटा प्रमाण है, ये जो 2 पॉइंट मैंने लिखा है ये इस बात के प्रमाण हैं कि लाइट शोज पार्टिकल नेचर। कौन कौन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। किन्होंने दिया था, न्यूटन साहब ने पढ़ा था। क्लियर आपसे क्वेश्चन अच्छे एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि पार्टिकल नेचर किसने प्रूव किया है, किसने शो किया है, दैट इज़ न्यूटन। और 2 फिनोमिनास कौन से हैं, दैट इज़ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब एक पॉइंट और बोल देता हूँ बिल्कुल, क्योंकि ये टॉपिक हमारा समाप्त है, अब हम वेव ऑप्टिक्स पर डिस्कशन करेंगे। तो एक बात सुनिएगा, क्या सर माइंड को कूल करके बिल्कुल आराम से पढ़िए, जल्दी नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपको मिल रहे हैं ये तगड़े हैं, बस आपको पढ़ना है और कॉपी कलम लेके बैठना है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी शरारतें आ जाती हैं पढ़ते समय कि सर क्या सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ही शो करता है, कुछ और पॉसिबल नहीं है क्या, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के अलावा कुछ और पॉसिबिलिटीज़ नहीं हैं। तो मैं जवाब दूंगा कि हाँ, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है यहाँ पर कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट प्रॉपर्टी को इन 2 प्रॉपर्टीज़ के अलावा कोई तीसरा शख्स शो करे। मतलब कि जो लाइट का पार्टिकल नेचर है, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में, या फिर पूरे भौतिकी में, फिजिक्स में सिर्फ 2 ही बंदे हैं जो शो करते हैं। पहले हैं रिफ्लेक्शन, दूसरे हैं रिफ्रैक्शन। टॉपिक क्लियर। चलिए, और रे ऑप्टिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, तो रे ऑप्टिक्स में सब कुछ पढ़ना है। मैं टू द पॉइंट एक बार बोल देता हूँ, जो कि क्लास 10th में आपने पढ़ा है। जैसे व्हाट इज़ लाइट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बोथ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज, टाइप ऑफ इमेज, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद फिर लीनियर मैग्नीफिकेशन एज वेल एज लेंस, प्रिज्म, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। फिर उसके बाद प्राइमरी एक्सिस, पोल, सेकेंडरी फोकस, प्राइमरी फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ तक कि आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी इसी में पढ़ना है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज़ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। प्रिज्म के बारे में रीड करना है,
प्लेन ऑफ एंगल या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म, यहाँ तक कि इंटर में पता है आपको क्या पढ़ना है, एंगुलर डिस्पर्जन तक पढ़ना है। एंगुलर डिस्पर्जन, आपने डिस्पर्जन पढ़ा होगा लेकिन एंगुलर डिस्पर्जन नहीं पढ़ा होगा, यहाँ पर एंगुलर डिस्पर्जन भी पढ़ना पड़ता है। बड़ा खतरनाक टॉपिक है, पूरे लेंस का सबसे खतरनाक टॉपिक है। तो एंगुलर डिस्पर्जन भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि डिस्पर्जन होता क्या है। बातें क्लियर हो रही है? चलिए, तो जितना आपने क्लास 10th में पढ़ा है सब कुछ आपका किसके तहत आता है, रे ऑप्टिक्स के तहत। ये बातें आपको क्लास 12th में पता चलती हैं। अब बच्चे का दूसरा जवाब होगा, सर तो फिर वेव ऑप्टिक्स आपने क्यों छोड़ दिया, थोड़ा वेव ऑप्टिक्स भी समझाइए। तो अब हम डिस्कशन करते हैं व्हाट इज़ वेव ऑप्टिक्स। ये वेव ऑप्टिक्स क्या है? तो वेव ऑप्टिक्स तो नाम से ही क्लियर है, वेव ऑप्टिक्स इट मीन्स हियर वी डील द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव नेचर। भाई जिसका नाम ही है वेव ऑप्टिक्स वो क्या रिप्रेजेंट करता है? आप एक बात बताइए, मैं बात कर रहा हूँ सेकंड टॉपिक दैट इज़ वेव ऑप्टिक्स। तो जिसके नाम में ही वेव लग गया तो आपको क्लियर ही पता चल गया होगा कि यहाँ पे लाइट के हम वेव नेचर का स्टडी करते हैं। तो स्टडी ऑफ लाइट इन वेव फॉर्म, स्टडी ऑफ लाइट इन वेव फॉर्म। ना समझ में आए तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, यहाँ पर हम एक्चुअल में वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में डील करते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में डील करते हैं। और ये टॉपिक आपने क्लास 10th में कभी नहीं सुना है, लिख दे रहा हूँ स्पष्ट। ये जो वेव ऑप्टिक्स है ना, आपने सुना भी नहीं होगा क्लास 10th में। क्लास 10th में आपको एक रत्ती नहीं पता है वेव ऑप्टिक्स होती क्या है, कहीं इसको टच नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा ये पूरी तरह से फ्रेश टॉपिक है, दिस इज़ द फ्रेश टॉपिक। ये आपका फ्रेश टॉपिक है फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स, फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। पूरी तरह से ये फ्रेश टॉपिक है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ इंटर में ही मिलता है, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में इंटरमीडिएट के सिलेबस में मिलता है। तो अब वेव नेचर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी सर, ये बातें आपको पहली बार देखने को मिलेगा। दैट इज़ इंटरफियरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 3 फिनोमिनाज हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। फर्स्ट इज इंटरफियरेंस, सेकंड इज डिफ्रैक्शन, एंड थर्ड इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हाँ, ध्यान से समझिएगा बेटा, ये टॉपिक आपने कभी नहीं सुना है क्योंकि ये फिनोमिना ही आपने पहली बार आज मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। ये फिनोमिनाज आपने कभी नहीं सुना होगा, तो आपको सिर्फ अभी के लिए ये याद ही रखना पड़ेगा कि सर ये क्या है। तो अभी मैं ये टॉपिक डिस्कशन नहीं कर सकता, जब मैं रे ऑप्टिक्स पढ़ा दूंगा तो आपको याद दिलाऊंगा कि बेटा अब हम लोग डील करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स, और वहाँ से कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सिर्फ अभी के लिए कॉपी में आप इतना लिख लीजिए, इतना रट्टाफिकेशन कर लीजिए कि वेव नेचर कैसे प्रूव होता है। तो पहला फिनोमिना है इंटरफियरेंस, दूसरा फिनोमिना है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तीसरा फिनोमिना है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये 3 एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम्पल हैं जो इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि लाइट शोज वेव नेचर। ये 3 फिनोमिना हैं, जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आप जानते हैं, वैसे ही ये 3 प्रमाण हैं। ये ऐसे 3 प्रैक्टिकल हैं इस फिज़िक्स में, इस यूनिवर्स में, जो लाइट के वेव नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है भाई, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ वेव नेचर। आपसे कोई पूछे कि किसने इसके बारे में बताया था, वेव नेचर के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो हाँ, इतना थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो वेव नेचर को फर्स्ट टाइम जिसने स्टडी किया था, जिन्होंने वेव नेचर को फर्स्ट टाइम स्टडी किया था, उन साइंटिस्ट का नाम है थॉमस यंग।
और क्लास 12th का एक एक्सपेरिमेंट है, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं YDSE एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, बिल्कुल क्लियर बात सुनिएगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको रीड करना है सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक हैं, लिख लो, इसी ऑप्टिक्स में ही लिख लो। सिर्फ और सिर्फ आपको 3 टॉपिक पढ़ना है। क्या सर? हाइगेन्स प्रिंसिपल, हाइगेन्स प्रिंसिपल, ये सिलेबस पर मैं बात कर रहा हूँ। आपको हाइगेन्स प्रिंसिपल पढ़ना है। वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करना है, वेव फ्रंट। और उसके बाद आपको प्रूविंग पढ़ना है, प्रूविंग, प्रूविंग गिवन बाई, प्रूविंग गिवन बाई हाइगेन्स, प्रूविंग गिवन बाई हाइगेन्स। कौन कौन सी प्रूविंग इन्होंने दिया था? 2 ही प्रूविंग इन्होंने दिया है, एक रिफ्लेक्शन लॉ, एक है रिफ्लेक्शन लॉ, दूसरा है रिफ्रैक्शन लॉ, रिफ्रैक्शन लॉ। बस यही आपका सिलेबस है। इंटर में क्लास 12th में सिर्फ और सिर्फ वेव ऑप्टिक्स में अगर कुछ तगड़ा टॉपिक पढ़ना है जहां से बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन फंस जाते हैं तो लिख लीजिएगा, यही इतना टॉपिक है आपका। ठीक है, ये रहा, ये आपका सिलेबस है। इंटरफियरेंस के बारे में फिर आगे बताएंगे, डिफ्रैक्शन के बारे में आगे बताएंगे, लेकिन जेन्युइनली जहाँ से हर बार क्वेश्चन फंस जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इकलौता इतना टॉपिक है। तो वेव ऑप्टिक्स के बारे में भी मैंने डिटेल बता दिया। हाँ, अभी के लिए शब्दों को रोकूंगा क्योंकि हमारा आज का डिस्कशन है रे ऑप्टिक्स, तो हम वेव ऑप्टिक्स पर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने टॉपिक को रोकता हूँ। अब ये जो हमने स्टडी स्टार्ट किया है ऑप्टिक्स का पोर्शन, मेजर पोर्शन ऑफ ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स में कहानी स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से शुभारंभ करते हैं, तो आपका पहला टॉपिक होगा व्हाट इज़ लाइट। यहीं से स्टार्ट ही होगा, और कोई कहानी है ही नहीं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ शुरू करते हैं चीज़ों को पढ़ना। अगर हम प्रामाणिक रूप से बात करें, अगर हम प्रमाण के साथ बात करें, तथ्यों के साथ बात करें, तो लाइट के बारे में जो सबसे पहला अध्ययन किया गया था, ये आपको कभी किताबों में नहीं मिलेगा। मैं थोड़ा बोल दे रहा हूँ, चीज़ों को सुनने और समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब हम यहाँ से रे ऑप्टिक्स का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज़ आवर सिलेबस, दिस इज़ आवर सिलेबस रे ऑप्टिक्स। एंड रे ऑप्टिक्स में हम कहानी कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? लाइट से, लाइट से हम अपने कहानी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कुछ तो फैक्चुअल बातें बोलूँगा, क्योंकि कंटेंट में मेरा बेटा डिफरेंट है, कंटेंट मेरा थोड़ा सा अलग लेवल का है। सभी के जैसे मैं नहीं पढ़ाऊँगा कि सीधा आए प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट पढ़ाया, व्हाट इज़ लाइट पढ़ाया, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, स्पीड ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इन वैक्यूम, ये सब मैं नहीं पढ़ाऊँगा। ये तो बच्चे भी जानते हैं और उनको पता है कि कहीं ना कहीं से तो किताबी लैंग्वेज, रटी रटाई लैंग्वेज हमें मिल ही जानी है। तो फिर डिफरेंट क्या मिलेगा इस चैनल पर? डिफरेंट कंटेंट आपको क्या मिलेगा? सिर्फ इस पहले वीडियो में आपको प्रमाण के साथ सिद्ध करूंगा। चलिए देखिए, जब आप कभी पढ़ाई करो ना तो थोड़ा सा ये सोचो, देखो इतना टाइम मिलता नहीं है, मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा होता क्या है कि क्लास 12th में हम इतने मैच्योर नहीं होते, हमारे माइंड का लेवल इतना मैच्योर नहीं होता कि हम हर चीज़ में PhD करें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो प्रयास किया जा सकता है। आज के टेक्नोलॉजी के युग में थोड़ा सा तो प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो आइए, जो चीज़ें आपने कभी कोशिश नहीं किया उस पर मैं बात करूंगा। आखिर इस प्रकाश को पढ़ने वाला कोई तो ऐसा आदमी होगा जिसने लाइट के बारे में बताया होगा। आप अपने माइंड से सोचो कि हम क्यों प्रकाश के बारे में पढ़ें। सीधा सा मेरा पहला क्वेश्चन है, इस लाइट की खोज कहाँ से हुई, आखिर हम क्यों लाइट पढ़ें? बस मेरा यही पहला क्वेश्चन है। तो आज से बहुत सदियों पहले, सदियों मतलब कम से कम 2000 से 4000 सदी पहले की बात कर रहा हूँ। सदियों मतलब 100 ईयर्स एगो,
और वो भी 1000 में बता रहा हूँ, मतलब कितने साल पहले। तो ऐसा माना जाता है कि लाइट की जो पहली बिना प्रमाणिक, थोड़ा सा मैं बिना प्रमाण के साथ, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन पहली बार लाइट की कहानी शुरू कहाँ से होती है, तो एक शख्स हैं, उनका नाम तो मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, प्रैक्टिकल थोड़ा सा याद है, मैं प्रैक्टिकल से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने पढ़ाया है। थोड़ा सा नाम उनका फ्रेंच क्या नाम है, फॉरेनर, हाँ फॉरेनर नेम है, तो थोड़ा सा अभी स्किप हो रहा है। पहला प्रकाश का एक्सपेरिमेंट ये देखा गया था कि इन्होंने एक ग्लास में पानी भरा, कौन, वो फॉरेनर साइंटिस्ट या पर्सन कह लो, उन्होंने पानी भरा और इस पानी में एक चाकू को डिप किया। चाकू जानते हैं ना, नाइफ, इन्होंने एक चाकू को इसमें डिप किया और इन्हें जो दिखाई दी चाकू के बारे में, ये चाकू इनको तिरछा दिखाई दिया, तिरछा। पहली बार लाइट के बारे में बिना प्रमाण के साथ, विदाउट प्रमाण के साथ कहानी ये स्टार्ट होती है। और ये मैं आपसे लगभग बात कर रहा हूँ आज से अप्रॉक्सीमेट, ये मान के चलो कि 4000 से नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट ये मान के चलिए कि 300 BC के बारे में बात करो, 300 BC, ये इतने पुराने टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने एक फिनोमिना देखा कि जब हम किसी पानी से भरे फ्लास्क में या ग्लास में किसी नाइफ़ को डिप करते हैं, नाइफ़ को डिप करते हैं, तो बाहर से देखने पर ये जो नाइफ़ है ना, ये बेंड शेप में दिखती है, ये बेंड आकार में हमें दिखाई देती है। ये पहला प्रमाण है। और आप आज के अगर वर्तमान साइंस से इसको लिंक करना चाहो तो रिफ्रैक्शन यही तो है, रिफ्रैक्शन यही तो है पहली बार। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो पहली बार घटना जाने अनजाने में किसी शख्स के द्वारा हुआ था, ये घटना आज के प्रमाण के साथ रिफ्रैक्शन ही तो कहलाती है। सर कैसे कहलाएगा? आप घर पे एक एक्सपेरिमेंट कर लो, घर पर एक एक्सपेरिमेंट करो। सर क्या? कांच की ग्लास लो, कांच के ग्लास में पानी भर दो और उसमें एक पेंसिल डिप कर दो, पेंसिल उसमें डाल दो और उस ग्लास को मेज पर रख दो और सामने से जब देखोगे तो तुम्हें पेंसिल हल्की टेढ़ी दिखाई देगी, हल्का बेंड शेप में दिखाई देगा। ये पहला प्रमाण है। ऐसे कई सारे प्रमाण इस 300 BC के आसपास हुए हैं जहां पर रिफ्लेक्शन के बारे में चीज़ें बताई गई हैं। फिर एक बार ऐसा इसमें एक्सपेरिमेंट हुआ है कि बताया ऐसा जाता है, कहा ऐसा जाता है कि जो पानी की सतह होती है, सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर पर जब लाइट आती है, इंसिडेंट लाइट ऑन वाटर सरफेस, तो ये भी फिनोमिना हुआ है कि एक पर्सन कोई बैठे हुए थे, उनकी आंखों में चमक पैदा हुई, चमक। कहीं पर, ये पुरानी घटना बता रहा हूँ, ये ऐसा माना जाता है कि कोई आदमी बैठा हुआ था और ज़मीन पर पानी गिरे था ना, झील मान लो, तालाब मान लो, फर्श मान लो या किसी मट्टी का किनारा घेरा मान लो, तो वहाँ पानी गिरा था और जब लाइट उस पानी के सतह पर गिरती है, इंसिडेंट होती है, तो उस शख्स के आँखों में चमक पैदा करती है और इसी फिनोमिना को कहा गया रिफ्लेक्शन फिनोमिना, रिफ्लेक्शन फिनोमिना, इसी को नाम दिया गया रिफ्लेक्शन फिनोमिना। कि पानी क्यों आँखों पर चमका, लाइट आ रही थी, गिर रही थी, यहाँ तक सही है, लेकिन जब वो टकरा करके हमारे आँखों पर चमका तो क्यों चमकी, वो लाइट क्यों इतना ब्राइट कर रही थी। तो ये इस बात को जन्म देती है कि रिफ्लेक्शन नाम की चिड़िया कुछ है फिज़िक्स में। लेकिन ये सारी बातें उनको नहीं पता थी, ये बातों के बारे में उन्होंने पढ़ाई नहीं किया था, जानकारी नहीं थी। लेकिन प्रमाण के साथ मैं बात करता हूँ, विद प्रमाण के साथ मैं बात करता हूँ। चलिए यहाँ से प्रमाण आपको मैं दूंगा विद फैक्चुअल नॉलेज। कुछ फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। क्या है फैक्ट्स? फर्स्ट टाइम लाइट के बारे में स्टडी करने वाले जो पर्सन है, दैट इज गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो, ठीक,
गैलीलियो गैलीली को माना जाता है कि लाइट के बारे में सबसे पहले किन्होंने पढ़ा है, तो गैलीलियो गैलीली ने। और इसके बाद दूसरा फैक्ट है कि अगर मैं बात करूं विद प्रैक्टिकल अगर किसी ने पढ़ाई किया है, स्टडी ऑफ लाइट किया है, ध्यान से देखो ये प्रमाण के साथ है, मैं लिख दे रहा हूं, प्रमाण के साथ किसी ने बोला है, क्योंकि विज्ञान क्या मांगता है, साइंस क्या मांगती है, प्रैक्टिकल। तो प्रामाणिक रूप से अगर किसी ने अध्ययन किया है तब नाम जाता है न्यूटन साहब को, आइजैक न्यूटन साहब को। आइजैक न्यूटन साहब को, आइजैक न्यूटन, लिखते चलिएगा, कॉपी में सब लिखते चलिएगा, आइजैक न्यूटन साहब को जाता है। और कब जाता है, आइए टाइम पीरियड बताता हूँ प्रमाण के साथ। 1650 में, 1650 सन में इन्होंने प्रमाण के साथ ही बातें बताई हैं। क्या बताई हैं? 1650 में इनकी एक थियरी आती है, उस थियरी का नाम है कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। कॉर्पस्क्यूलर थियरी ऑफ, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। और इस कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी को बहुत ही ज़्यादा सम्मान मिला, मतलब बहुत ही ज़्यादा सम्मान मिला। सम्मान का मतलब लोगों ने इसको बहुत सराहा, इसकी तारीफ़ की। और इस कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी में 3 बातें बिल्कुल क्लियर लिखी गई हैं। क्या लिखा गया है, ध्यान से समझिएगा। लाइट इज द ग्रुप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें ये है कि लाइट इज़ द ग्रुप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ये छोटे पार्टिकल्स का समूह होती है। फिर दूसरी बात इन्होंने बोला है अपने इस थियरी में कि लाइट ट्रेवल्स इन रेक्टिलिनियर पाथ। लाइट ट्रेवल्स इन रेक्टिलिनियर पाथ। रेक्टिलिनियर पाथ के बारे में इन्होंने तभी बता दिया था। और फिर इन्होंने बताया कि लाइट शोज रिफ्लेक्शन कॉमा रिफ्रैक्शन बोथ। यही 3 कीवर्ड ऐसे हैं, ये 3 कीवर्ड ऐसे हैं जो कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी में आज भी वैलिड हैं, जिनको माना जाता है। और इनका एक फेल्योर भी है, बहुत ध्यान समझिएगा, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी का एक फेल्योर भी है। क्या है वो फेल्योर? मतलब कि जिसको नहीं माना गया, जो इन्होंने गलत बोल दिया, मतलब इन्होंने गलत प्रमाण जो दिया है, इनका फेल्योर है, जो गलत बोला है। बहुत मतलब इतना सोचो, कंटेंट का लेवल उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको पसंद आएगा। मैं बहुत तहे दिल से, सच्चे दिल से आपको पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें और मज़ा भी आएगा। थोड़ा दुनिया में जाओ, थोड़ा सा डेप्थ में जाओ। लाइट के बारे में अगर किसी ने पहली बार बताया है तो गैलीलियो गैलीली ने, लेकिन प्रमाण के साथ किसी ने पढ़ा है तो आइजैक न्यूटन ने। कब पढ़ा है? 1650 में। 1650 में इन्होंने क्या दिया था? 1650 में न्यूटन की एक थियरी आती है, उस थियरी का नाम है कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। और कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी में 3 बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइट मेक्स द बंडल ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जो प्रकाश है, जो लाइट है, ये छोटे छोटे कणों का समूह होती है। लाइट इज़ द ग्रुप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। प्रकाश छोटे छोटे कणों का समूह है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। प्रकाश क्या है? कणों का समूह है, कणों का समूह, छोटे छोटे कणों का समूह है। और कणों का समूह है तो यहीं से बातें मतलब यहीं से बातें निकलती हैं कि लाइट कैसा नेचर है, तो पार्टिकल नेचर है। मतलब इनके कॉर्पस्क्यूलर थियरी में ही कहा गया है कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कौन है, तो इसी थियरी में कहा गया है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो
ज़रा ध्यान से समझिएगा, कार्पस्क्यूलर थियरी की 3-4 बातें विद प्रमाण यही हैं जो सही हैं, आज भी सराही जाती हैं। क्लास 10th में तुम पढ़ते हो ना, डुअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट शोज डुअल नेचर। ज़रा सोचो, उस समय तुम्हें किसी ने बताया था कि किसने बोला डुअल नेचर ऑफ लाइट? तुमने पढ़ तो लिया फैक्ट, लेकिन क्या खुद से पूछा कि डुअल नेचर कहा किसने, आया कहाँ से? तो अब आपको प्रमाण मिल रहा है कि 1650 में इस भौतिक जगत में सर्वमान्य थियरी है, दैट इज कार्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। और इस कार्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट में 3 बातें कही गई। प्रकाश छोटे छोटे कणों का समूह है। प्रकाश क्या है? कणों का समूह। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट यहाँ से आया है। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन फिनोमिना यहाँ से आया है। लाइट सीधी रेखा में चलती है, लाइट ट्रेवल्स इन लीनियर पाथ, रेक्टिलीनियर पाथ, ये कहाँ से आया है? इस थियरी से आया है। और फेल्योर क्या है इसका? फेल्योर ये है, न्यूटन साहब ने गलती से बोल दिया था कि स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम इन ग्लास मीडियम। इन्होंने गलत बस बोल दिया था कि स्पीड ऑफ लाइट, थोड़ा मैं फैक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्होंने एक गलत प्रमाण बोल दिया था। क्या है इनका गलत प्रमाण? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम, स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम इन ग्लास मीडियम। बस यही इन्होंने गलत प्रमाण बोल दिया था कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो, और सॉरी छोटी सी मिस्टेक, इन्होंने उल्टा बोल दिया था, गलत, मैक्सिमम होगा ये, मैक्सिमम। इनका फेल्योर ये इन्होंने गलती से बोल दिया था कि किसी माध्यम में स्पीड बढ़ जाती है, मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम मैक्सिमम होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन्होंने गलती से क्या बोल दिया था? मैक्सिमम। बस यही इनकी गलती थी, यही इनका फेल्योर है, जिसको आज भी नहीं माना जाता है। स्पीड ऑफ लाइट आज भी इनका एक गलत प्रमाण है, जो कि इन्होंने गलत बोल दिया है, जो कि इन्होंने गलत बोल दिया है। तो क्या मेन बातें आपको समझ में आई? जो 4 बातें सर्वमान्य है वो फैक्ट 1, फैक्ट 2, फैक्ट 3, फैक्ट 4 हैं। और जो इनका फेल्योर है, जो इन्होंने गलत बोला, गलत इन्होंने ये बोला कि स्पीड ऑफ लाइट इन मैक्सिमम होती है, कहाँ पर? मीडियम में। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, मैक्स होती है, यही इनकी गलती थी। इनके फेल्योर को आज भी काट दिया जाता है सिर्फ इसी प्रमाण से, क्योंकि इन्होंने बोल दिया था प्रकाश तेज चलता है, प्रकाश तेज चलता है। कहाँ चलता है? माध्यम में। प्रकाश जो है तेज चलता है, और कहाँ चलता है? वो है माध्यम में, मीडियम में। बस यही इन्होंने गलत बोला है। तो फेल्योर याद रखिएगा और ये कहानी याद रखिएगा, ठीक है? तो आपको क्या समझ में आया? प्रमाण के साथ ही ये बातें समझ में आई, और छोटी सी कहानी आपको कार्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में भी सुनने को मिल गया। अब हम बात करते हैं कि ये कहानी ऐसे ही नहीं चलती रही, ये कहानी ऐसे ही नहीं चलती रही। फिर एक दौर आता है न्यूटन साहब के इस एरा के 150 साल बाद, मतलब न्यूटन साहब तब तक मर चुके थे, वो इस पृथ्वी पर नहीं थे, अपने ज्ञान को पृथ्वी पर समेट कर जा चुके थे। तो 1650 में, अब थोड़ा सा छोटा फैक्ट करके लिख दूं, फर्स्ट टाइम किसी ने कुछ बताया तो 1650 में, और उस थ्योरी का नाम है कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। ये ऐसे ही नहीं चलता है। तो इस एरा के 150 साल बाद, अब याद रखिएगा, ऐसे मैं पढ़ाता हूँ, तगड़ा पढ़ाता हूँ, 150 साल बाद, 150 साल बाद, इस पूरे टाइम पीरियड के 150 साल बाद एक ऐसा एरा आता है, वो है 1804। और 1804 में साइंटिस्ट का नाम है थॉमस यंग।
इन्होंने विद प्रैक्टिकल बताया है वेव नेचर ऑफ लाइट। ये आगे हम पढ़ेंगे, अभी हमें इसके बारे में नहीं जानना है। वेव नेचर ऑफ लाइट इन्होंने विद प्रमाण बताया है, वेव नेचर ऑफ लाइट। थॉमस यंग साहब को ये प्रमाण जाता है, ये भी सराहा गया, ये भी इस दुनिया में सराहा गया कि थॉमस यंग ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश के बारे में कुछ अलग बताया, कुछ अलग कहा, दैट इज़ वेव नेचर ऑफ लाइट। और इन दोनों टाइम पीरियड को मिला दो तब हमारा एक फैक्ट बनता है, दैट इज़ डुअल नेचर ऑफ लाइट। इन दोनों फैक्ट को मिला दो तो यहाँ से हमारा बनता है डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट। और डुअल नेचर में कौन सा? एक है पार्टिकल नेचर और एक है वेव नेचर। तो डुअल नेचर में कौन कौन सा? एक है इसका पार्टिकल और एक है इसका वेव। तो ये दो कहानी जुड़ करके यहाँ पर आई हैं। और फिर मैं बात करता हूँ, ये कहानी हमें आगे सुनने को मिलेगा। थॉमस यंग का कौन सा एक्सपेरिमेंट है? तो उस एक्सपेरिमेंट का नाम है YDSE एक्सपेरिमेंट। मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये हम आगे पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स में, सॉरी वेव ऑप्टिक्स में। अब हम बात करते हैं तीसरे फैक्ट पर। ये पहला फैक्ट, दूसरा फैक्ट, तीसरा फैक्ट। तीसरा फैक्ट है 1865 से 70 के आसपास, 1865 टू 1870, थोड़ा सा आगे पीछे मेरे प्यारे बच्चे हो सकता है 70 से 74 भी हो सकता है 70 से 72 भी हो, ठीक। इस टाइम पीरियड में मतलब इन्हीं के 50 साल बाद, अप्रॉक्सीमेट 1804 के 50-60 साल बाद 1870 में एक और साइंटिस्ट आते हैं, इनका नाम है मैक्सवेल। और ये सबसे खतरनाक साइंटिस्ट है मैक्सवेल। नाम याद रखिएगा, मैक्सवेल साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने एक अपनी समीकरण दी, उस समीकरण का नाम है मैक्सवेल इक्वेशन। ध्यान से समझिएगा, 1870 से 1872 में एक साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम है मैक्सवेल। और इनकी बातों को भी बहुत सराहा गया। क्यों सराहा गया? क्योंकि इन्होंने एक अपनी इक्वेशन दी, उस इक्वेशन का नाम है मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन। और इस मैक्सवेल इक्वेशन से साफ साफ कहा जाने लगा, बिल्कुल स्पष्ट बोला जाने लगा कि जो लाइट है ना भाई साहब, ये डुअल नेचर ओचर कुछ नहीं है। बहुत ध्यान समझिएगा, इन्होंने दोनों प्रमाण को ही काट दिया। मैक्सवेल साहब को इसलिए सराहा जाता है क्योंकि इन्होंने दोनों लोगों के फैक्ट को काट दिया। न्यूटन साहब की कहानी पूरी तरह से बर्बाद कर दी और यंग साहब की भी कहानी पूरी तरह से बर्बाद कर दी। कहा भैया तुम लोग गलत हो, तुमने जो बताया है वो गलत पढ़ाया है। ऐसा है, दुनिया को बहुत चूतिया बना लिए। नई कहानी सुनो, तुम दोनों लोग गलत थे। और वो नई कहानी ये है कि इन्होंने बोला है, मैक्सवेल ने कहा कि लाइट एक्चुअल में रेडिएशन है। लाइट एक्चुअल में क्या है? रेडिएशन है। लाइट हमेशा एनर्जी को क्या करती है? रिलीज करती है, छोड़ती है। तो इन्होंने एक नई दुनिया को दिखाया राह, एक नई कहानी, साइंस के दुनिया में एक नया दीप जलाया कि प्रकाश, लाइट और पार्टिकल तो है ही है, वेव और पार्टिकल तो है ही है, लेकिन ये सबसे नई कहानी बताई, रेडिएशन ऑफ लाइट। तो मैक्सवेल को इसीलिए सराहा जाता है क्योंकि इन्होंने रेडिएशन कहा है। इन्होंने लाइट को क्या कहा है? रेडिएशन। बस ये फैक्ट याद रखिएगा। अब इसके बाद आगे हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। कहानी इससे आगे भी और बढ़ी है, लेकिन आप ये मान के चलो कि 1872 के आसपास ये सब लड़ाई झगड़ा चलता है। क्योंकि भैया कोई भी नया आदमी आए, जैसे समझो कहानी समझाता हूँ, कहानी, फिज़िक्स को फिज़िक्स मान के मत पढ़ो, कहानी मान के पढ़ो, एकदम खुश रहोगे, मौज में रहोगे। आप बताओ, आपने अपने घर को बहुत मेहनत से बनाया, आपके माता पिता ने या आपने खुद? तुमने अपने घर के एक एक ईंट को मेहनत से उठाया, मेहनत से जुड़वाया, उस पर पूरा परिश्रम किया, पूरी कमाई झोंक दिया आपने अपने घर को मेंटेन करने में। और कोई बाहरी शख्स आए तुम्हारे घर में ज़बरदस्ती घुस के रहने लगे, तुम उसका विरोध करोगे कि नहीं? अगर वो तुम्हारे घर के दीवार को तोड़े, नुकसान पहुंचाए, क्षति पहुंचाए, तो तुमको दर्द होगा कि नहीं? तुम उसका विरोध करोगे कि नहीं?
सेम एज इट इज़ ये भी कहानी थी, जो कहानी न्यूटन साहब ने इतने मेहनत से बताया 1650 में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमिना। 1804 में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, थॉमस यंग ने प्रमाण के साथ दिखाया कि लाइट वेव नेचर है। और ये भाई साहब मैक्सवेल 1870-1872 बाद में पैदा हुए। आपको जानते हैं बुजुर्ग लोग क्या बोलते हैं, कहते हैं बाद में पैदा हुए बड़ा तुर्रम खां बन रहे हैं। हमारे सामने खेलना शुरू किए, हमारे सामने बड़े हुए और हम ही को डायलॉगबाजी सिखा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बुजुर्ग लोग। तो आप समझो इनसे कितने देर में पैदा हुए और दोनों लोगों की बात काट दिए। इनकी भी बात काट रहे हैं, इनकी भी बात काट रहे हैं, तो दिक्कत तो होगा ना साइंटिस्ट को कि तुम इतने छोटे समय में इतनी बड़ी बातें कर रहे हो, छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बातें। तो इसीलिए इनको मतलब सराहना इसीलिए मिली क्योंकि इन्होंने इतना कॉन्फिडेंस से अपनी इक्वेशन दिया। उस इक्वेशन का नाम है मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन, और मैक्सवेल इक्वेशन ने प्रूव किया, इन्होंने भी बोला। अब सुनिएगा, मैक्सवेल साहब भी सुनने वाले थोड़ी न थे, इतना जब दुनिया ताना मारेगी तो ये सुनने वाले थोड़ी न थे। इन्होंने कहा ऐसा है भैया, थोड़ा यहाँ आओ, यहाँ आओ, ये बताओ आपको प्रमाण ही तो चाहिए ना, साइंस का मतलब क्या होता है। उन्होंने कहा साइंस की परिभाषा सुनाओ, तो कहे प्रमाण के साथ जो बोला जाए वो साइंस है। तो कहा रुक जाओ, मैं प्रमाण दे रहा हूँ ना, काहे परेशान हो रहे हो, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। तो मैक्सवेल ने अपना प्रमाण दिया कि ये देखिए मेरे द्वारा बनाई गई इक्वेशन है, उसका नाम है मैक्सवेल इक्वेशन, जो इस बात का प्रमाण करती है कि जब लाइट ट्रेवल करती है, ये जो लाइट है ना, जो लाइट चिल्ला रहे हो, ये लाइट जब ट्रेवल करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एज वेल एज चेंज करता है, वेरी करता है। इन्होंने प्रमाण दिया, मैक्सवेल ने प्रमाण दिया कि जब लाइट ट्रेवल करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, दोनों कंटिन्यूअसली वेरी करता है। क्या करता है? वेरी करता है। और जिस लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों टाइम के साथ वेरी करते हैं, उसी इक्वेशन को तो कहा जाता है रेडिएशन, उसी रिलीजिंग एनर्जी को तो कहा जाता है रेडिएशन। तो इस भौतिक जगत में कुछ नया राह दिखाने वाले, नए दीप को जलाने वाले शख्स थे कौन? मैक्सवेल। इनको बहुत सुनना पड़ा, इनको बहुत सुनना पड़ा, क्योंकि दो बड़े लोगों की बातें इन्होंने काटी है, तो इनको बहुत कुछ सुनना पड़ा। रेडिएशन ऑफ लाइट किसने कहा है? तो आप याद रखिएगा, किसने बोला है? मैक्सवेल साहब ने। और जो तुम पढ़ते हो ना कि लाइट ट्रेवल्स इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में चलती है, वो भी इन्होंने बताया है। मैक्सवेल ने ही बताया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। मैक्सवेल ने ही बताया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कि जो लाइट होती है वो कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक भी है, मैग्नेटिक भी है। समझ में आया? तो इनके बात को बहुत सुनना पड़ा, क्योंकि मैक्सवेल बाद में आए और इन्होंने बहुत कुछ बोल दिया। लेकिन आपको पता है कि जो जितना सुनता है, जो जितना तपता है, जो जितना अपने आप को दर्द देता है, पेन देता है, जो परिश्रम करता है, जो कोयले की में एकदम मतलब खान की तरह जिसको चमकना है तो कोयले के बीच रगड़ना पड़ता है, जिसको बिल्कुल एकदम तपाया जाता है, गलाया जाता है, तो उसकी निखार आगे आती है। तो मैक्सवेल को जितने लोगों ने ताना मारा था, इसका प्रमाण आइंस्टीन ने 1904 में दे दिया। 1904 में नई थियरी स्टार्ट होती है मॉडर्न फिजिक्स की, और मॉडर्न फिजिक्स पूरी तरह से इन्हीं के कहानी पर बेस्ड है। तो एक्चुअल में 1904 में मैक्सवेल की बातों को बिल्कुल सही माना गया, क्योंकि आइंस्टीन साहब यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन साहब का सपोर्ट जब मिल जाता है तो इनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है कि मैंने अपनी बातें सही कही हैं। तो ये मैं नहीं डिस्कशन करने वाला हूँ, लाइट का टॉपिक मैं यहीं पर रोकूंगा, क्योंकि आपको यहाँ तक की कहानी पता होना चाहिए। अब जरा समझो, ये जितना मैंने पढ़ाया ये सब प्रकाश का इतिहास था। प्रकाश का क्या था? इतिहास था, हिस्ट्री ऑफ लाइट।
तो अब हमारी जो अगली क्लास होगी, आज के क्लास में हमने बेसिकली आपको ये पढ़ाया कि किताब को खोलोगे कैसे, सिलेबस को पढ़ोगे कैसे, व्हाट इज़ ऑप्टिक्स, व्हाट इज़ रे ऑप्टिक्स, व्हाट इज़ वेव ऑप्टिक्स, ये सारी बातें मैंने बताया। तो अगली क्लासेस जो हमारी स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, लाइट के प्रॉपर्टी से। तो बिल्कुल क्लियर समझिएगा, नेक्स्ट क्लास पर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ लाइट एज वेल एज प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, as well as properties of लाइट के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल कंटेंट होगा। और नो डाउट बेटा आप ये मत समझिएगा कि मैंने फालतू चीज़ें पढ़ाई हैं। आज के क्लास में आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मैंने फालतू चीज़ पढ़ाई है, सिलेबस तो कुछ मिला ही नहीं। कंटेंट बहुत अच्छा है, इसलिए थोड़ा जानकारी रखिए, फिज़िक्स में क्या पढ़ना है जानकारी रखिए। अब मैं भी वही पढ़ाऊंगा जो आपको सारे टीचर पढ़ाते हैं। क्या लाइट का मतलब होता है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और क्या बोलोगे, लाइट के बारे में कुछ और बोल पाओगे क्या, नहीं बोल पाओगे। लेकिन मैं फिर भी कुछ नया एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट क्या मैं बदल दूँगा क्या, नहीं बदल सकता। और मैं ही क्या, इस पृथ्वी पर जो भी शिक्षक होगा फिज़िक्स का वो नहीं बदल पाएगा। क्यों, अब कोई कह देगा क्या कि प्रकाश तिरछी मिर्ची चलती है, जो लाइट होती है वो जिगजैग मोशन में चलती है, कोई ऐसा बोल देगा क्या, नहीं ना। तो जाहिर सी बात है, व्हाट इज़ लाइट, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट में क्या बोलेंगे, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, स्पीड ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इन वैक्यूम, the visible range of light is 3500 to 7500 एंगस्ट्रॉम। तो बेसिक प्रॉपर्टी तो मैं भी वही बोलूँगा, वही पढ़ाऊँगा। तो अब हमारी क्लासेस वहीं से स्टार्ट होंगी जहाँ से आपने पढ़ा है। लेकिन फिर भी आपको चैलेंज देता हूँ, आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मेरे कंटेंट में कुछ ना कुछ आपको हर रोज़ नया मिलेगा। 100% है, 100%। कोई भी मेरा ऐसा इकलौता लेक्चर नहीं होगा, प्रमाण के साथ मैं बात करता हूँ, फैक्ट के साथ बात करता हूँ। मेहनत किया है, आज भी करता हूँ, और बच्चों को प्यार से समझाता हूँ। आज भी मैं मेहनत करता हूँ, आज भी किताबें पढ़ता हूँ, आज भी गूगल करता हूँ, आज भी बहुत सारी किताबों पर अध्ययन करता हूँ कि कौन सी जगह अच्छी नोट्स है, क्या टॉपिक मुझे कुछ नया मिल रहा है बच्चों को बताने के लिए। आज भी मेहनत करता हूँ। तो ये तो चैलेंज है कि आप पढ़ोगे तो कंटेंट तो अलग लेवल का होगा, उम्दा लेवल का होगा। हर रोज़ क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। लेकिन कंडीशंस बस इतना ही है कि हाँ, जुनून से लगना पड़ेगा, शिद्दत से मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा सा भी सपना बांधा है ऊंची उड़ान का, तो फिर क्यों डर जाते हो देख के कद आसमान का। भाई जब आपने हौसला बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है देख के कद आसमान का, क्या फ़र्क पड़ता है। तो भाई जुनून से लगिए, 95% ले आना है, 95% ले आना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। 95% अगर ले आना है आपको बोर्ड एग्ज़ाम में तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करिए। अभी बहुत टाइम है, साल भर का टाइम है, बहुत हंसते हंसते रेगुलर हो जाइए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले क्लास पर, बिल्कुल अपने कंटेंट के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।